डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म या मनोरचनाएं या रक्षा युक्तियां या अहम रक्षा युक्तियां क्या होती है, इसके बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन करूंगा। इनफैक्ट ये आपके सिलेबस में डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से दिया हुआ है। कई पुस्तकों में इसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म के नाम से भी आपके ढूंढने पर ये मिल जाएगा, इस प्रकार का कंसेप्ट। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं 3 वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। पहले लेक्चर में मैं आपको आज ये क्या मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसने इसको जनरेट किया है, ये सारी बातों की चर्चा करूँगा। मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म को समझने के पूर्व मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मानसिक संघर्ष, क्योंकि मानसिक संघर्ष से बचने के लिए ही मनोरचना या रक्षा युक्तियों का उपयोग किया जाता है। इसलिए मानसिक संघर्ष के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सामान्य हो या असामान्य, किसी न किसी प्रकार के मानसिक संघर्ष का सामना कभी न कभी तो करना ही पड़ता है। तो प्रश्न ये उठता है कि मानसिक संघर्ष होता क्या है। मानसिक संघर्ष से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से होता है जो परस्पर दो या दो से अधिक विरोधी या एक दूसरे के असंगत प्रवृत्तियां या इच्छाएं एक ही साथ अपनी संतुष्टि चाहती है। ऐसी स्थिति में दोनों टेंडेंसीज, दोनों प्रवृत्तियां एक दूसरे की संतुष्टि में बाधा डालती है, जिससे एक तरह का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम मानसिक संघर्ष कहते हैं। स्ट्रेंज ने बड़ी अच्छी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को परिभाषित करते हुए बताया कि conflicts occurs when mutually exclusive impulses seek simultaneous expression. Since these impulses or motives block each other, the person is in conflict and is unable to act until he or she can delay satisfaction of one of the motives. तो स्ट्रेंज एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने 1965 में इसको समझाते हुए इस प्रकार से परिभाषित किया कि जब परस्पर मेल न खाने वाली योग्य प्रवृत्तियां एक साथ अभिव्यक्ति चाहती है, तो इससे मानसिक संघर्ष होता है। चूंकि ऐसी प्रवृत्तियां या प्रेरणाएं एक दूसरे को अवरुद्ध करती है, इसलिए व्यक्ति के लिए तब तक कुछ भी करना संभव नहीं होता जब तक कि वह इनमें से किसी एक की संतुष्टि करे या किसी को स्थगित न कर दे। तो इस परिभाषा से बहुत स्पष्ट है कि व्यक्ति में मानसिक संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो से अधिक परस्पर विरोधी इच्छाएं अपनी संतुष्टि एक साथ चाहते हैं। इससे व्यक्ति का जो मेंटल इक्विलिब्रियम, मेंटल बैलेंस है, मानसिक संतुलन है, वह बिगड़ जाता है और मानसिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी विद्यार्थी को एक ही समय में क्लास में भी जाना है और अपने मित्र को स्टेशन पर विदा करने भी जाना है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी मानसिक स्थिति उत्पन्न होगी, वह मानसिक संघर्ष की इसकी स्थिति होगी। सामान्यतः व्यक्ति ऐसे संघर्षों के पक्ष तथा विपक्ष में विचार करके उसका समाधान आसानी से कर लेता है, परंतु कुछ संघर्ष ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में व्यक्ति आसानी से कोई निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि दोनों विरोधी प्रेरणाओं में से किसी एक को छोड़ना भी संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति निरंतर संघर्ष की अवस्था में रहता है, जिससे व्यक्ति के अंदर कंटिन्यूअस मेंटल टेंशन बढ़ता रहता है और वह धीरे धीरे किसी न किसी मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। अगर ये देखा जाए कि मानसिक संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ मैंने स्लाइड पर रेड इंक से अंकित किया है कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम संघर्ष, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, परिहार संघर्ष, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, उपागम परिहार संघर्ष, डबल अप्रोच
अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, द्वि उपागम और परिहार संघर्ष। सो डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि दो प्रकार की स्थितियां आती है। सबसे पहले पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में विचार किया जाए। अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम उपागम संघर्ष। जब किसी व्यक्ति के सामने दो धनात्मक लक्ष्य होते हैं और समान रूप से महत्वपूर्ण एवं आकर्षक होते हैं तथा व्यक्ति इन दोनों की प्राप्ति एक ही समय में कर लेना चाहता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? मानसिक संघर्ष होगा और व्यक्ति उपागम उपागम संघर्ष में फंस जाएगा। इस स्थिति में संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि दोनों धनात्मक लक्ष्यों से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है उस व्यक्ति को। अब होता क्या है, फलतः व्यक्ति किसी एक इच्छा की अवहेलना करता है और दूसरी इच्छा के पक्ष में स्थिति पर संतुष्ट होना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए किसी एक महिला के सामने दो समान रूप से आकर्षक इच्छाएं हैं, अर्थात पॉजिटिव गोल्स हैं, धनात्मक लक्ष्य है। इन दोनों इच्छाओं में से एक समय में किसी एक ही इच्छा की पूर्ति हो सकती है। स्वभावतः उसे दूसरी इच्छा का को उसे छोड़ना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में उस महिला में जो उत्पन्न संघर्ष होगा वह एक तरह से अप्रोच अप्रोच संघर्ष का एक एग्जाम्पल होगा। जैसे कॉलेज की छात्रा कोई रात में अपने किसी अपनी सहेली की शादी की में भी जाना है और साथ में उसकी माँ ने भी आवश्यक सामान खरीदने के लिए बाजार भी उसके साथ जाना चाहती है उसी समय में। अब यहाँ एक बहुत स्पष्ट बात है कि वो मम्मी के साथ अपनी करके बाजार जाएगी तो उससे भी कुछ उसकी पसंद की कुछ ड्रेसेस या कुछ ऐसे साधन उसके लिए ज़रूरी है जो उसको लेने हैं, और उसी समय में उसको अपनी एक फ्रेंड की शादी में भी जाना है। अब देखिए यहाँ एक प्रकार से जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसको हम अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। इनफैक्ट ये इसे हम डाइवर्जेंट कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, अपसारित संघर्ष, क्योंकि एक समय में व्यक्ति दो डाइवर्जेंट गोल्स की ओर जाने के लिए प्रेरित रहता है। दूसरा प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इस तरह के संघर्ष में व्यक्ति के सामने गोल तो एक ही होता है परंतु उसके प्रति परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस लक्ष्य पर पहुंचना भी चाहता है, साथ साथ उससे दूर भी रहना चाहता है। इस तरह के संघर्ष अन्य संघर्षों की अपेक्षा अधिक घातक होते हैं। जैसे एक व्यक्ति के सामने एक लक्ष्य होता है कि वह जिसे प्राप्त भी करना चाहता है और जिससे वह दूर भी रहना चाहता है। जैसे एक व्यक्ति को कहीं जॉब लग गई, वह काफ़ी पसंद करता है, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, परंतु वो जाना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे घर से दूर जाना पड़ेगा। अब देखिए इस प्रकार की जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट को अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो संघर्ष है जिसको अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, इस तरह के संघर्ष में व्यक्ति दो ऋणात्मक लक्ष्यों के बीच में गिर जाता है और दोनों लक्ष्यों से इच्छाओं से दूर रहना चाहता है, फिर भी दोनों में से किसी एक की पूर्ति के पक्ष में निर्णय लेना होता है, जिससे उसके अंदर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और यह व्यक्ति दो नेगेटिव गोल्स के बीच में होता है। अब चाहे किसी भी नेगेटिव गोल के प्रति निर्णय ले, लेकिन उसके दुष्परिणाम तो उसको सामने उसके आने ही हैं और उस दुष्परिणामों का सामना उसे करना ही पड़ेगा। हम लोगों ने कहावत सुनी, इधर कुआ उधर खाई, बिटवीन द डेलिप एंड बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। सो इसी प्रकार की स्थिति है, न तो वो जाना चाहता है, न इधर इधर कुआ है और इधर खाई है, दोनों ही तरफ से बचना चाहता है, लेकिन अंत में उसको एक निर्णय तो लेना ही पड़ता है। उसे हम अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। चौथे प्रकार का संघर्ष है इसको डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। मिसप्रिंट हो गया, डबल अप्रोच अप्रोच लिख दिया है, जिसकी जगह डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। टाइपिंग टाइपोग्राफिकल एरर है। तो डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वि उपागम परिहार संघर्ष। इस तरह के संघर्ष में कभी कभी दो से अधिक धनात्मक एवं दो ऋणात्मक लक्ष्य व्यक्ति को एक साथ अपनी ओर खींचने लगते हैं।
जीवन की अधिकांश स्थितियों में इस प्रकार की होती है जब व्यक्ति में को कई प्रकार के धनात्मक एवं ऋणात्मक लक्ष्यों का सामना एक साथ करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न संघर्ष को डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है या मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। अगर दो है तो डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, और बहुत सारे इस प्रकार की स्थितियां हैं जिस तो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझा जा सकता है। मान लीजिए कि एक नौकरी पेशा एक लड़की है जिसकी शादी उसके मनपसंद किंतु अनएम्प्लॉयड पर्सन से, एक युवक से होने वाली है। परंतु परिस्थिति कुछ ऐसी है कि शादी के बाद उस महिला को अपना शहर छोड़कर पति के साथ रहने के लिए गांव में जाना पड़ेगा। अब इस उदाहरण पर हम थोड़ा सा गौर करें तो मनपसंद युवक के साथ शादी करना एक धनात्मक लक्ष्य है। दूसरा धनात्मक लक्ष्य नौकरी। इस एग्जाम्पल में पहला ऋणात्मक लक्ष्य शादी के बाद नौकरी छोड़ना पड़ेगी उसको, वो जो जॉब करती है लड़की, वो उसे नौकरी को छोड़नी पड़ेगी। और दूसरा ऋणात्मक लक्ष्य अपनी पति की बेरोजगारी है। इस तरह से दोनों धनात्मक और दोनों ऋणात्मक लक्ष्य महिला को अपनी अपनी दिशा में खींचने, अपने अपनी दिशा में सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो उस लेडी में जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत जीवन काल में विभिन्न विभिन्न प्रकार के संघर्षों से जूझना पड़ता है व्यक्तियों को। एक सामान्य व्यक्ति जो नॉर्मल पर्सन है वो तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स का जो सॉल्यूशन है बहुत आसानी से ढूंढ लेता है। परंतु जब वह किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाता, समाधान की तरफ नहीं पहुंच पाता और उसमें तनाव की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो उसमें असामान्य व्यवहार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब जहां तक ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, मानसिक द्वंद्व आ गए हैं, इनके समाधान के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ उपाय करता है, चाहे वह चेतन स्तर पर हो व चाहे वह अचेतन स्तर पर। उन मानसिक संघर्षों का समाधान व्यक्ति कॉन्शियस लेवल पर या अनकॉन्शियस लेवल पर करता है। अगर वह मानसिक संघर्षों का समाधान चेतन स्तर पर करता है तो वह लॉजिक लगा के तर्क वितर्क करते हुए संघर्ष के पक्ष विपक्ष में सोचता है और अंत में एक निश्चित समाधान पर पहुंच जाता है। चेतन स्तर पर समस्याओं का समाधान बहुत ही आसान होता है, काफी आसान होता है, जबकि अचेतन स्तर पर मानसिक समस्याओं के समाधान का प्रश्न है, यह चेतन स्तर पर होने वाले समाधान से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस तरह के समाधान में व्यक्ति संघर्ष के बारे में तर्क वितर्क नहीं करता, बल्कि उसके ईगो को बचाने के लिए कुछ इस प्रकार के रक्षात्मक उपाय अपनाता है जिससे संघर्ष का समाधान अपने आप हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की रक्षा युक्तियां जिससे वो मानसिक द्वंद्वों का समाधान कर सके, अपने अहम को बचा सके, उन्हें अहम रक्षा युक्तियां या रक्षात्मक युक्तियां या मानसिक मनोरचनाएं, मेंटल मैकेनिज्म कहा जाता है। प्राय ऐसा देखा गया है कि ईगो मानसिक संघर्ष का समाधान युक्तिपूर्ण तरीके से, संगत तरीके से करना चाहता है, रेशनल तरीके से करना चाहता है ईगो। परंतु जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे इरेशनल मेजर्स को अपनाता है ताकि वह उन संघर्षों का समाधान कर सके और उसका मेंटल इक्विलिब्रियम, मानसिक संतुलन बना रह सके। इन अयुक्तिगत तरीकों को ही ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। ऐसी रक्षा युक्तियों की कुछ विशेषताएं होती हैं, इसको मैं बताना चाहूँगा आगे वाली स्लाइड्स में। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा हुए हों, चाहे वो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा हुए हों, चाहे वो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा हुए हों, या डबल अप्रोच अवॉइडेंस या मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण हुए हैं, अपने ईगो को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। और ईगो को बचाने के लिए जो युक्तियां वह यूज करता है, जो प्रयोग में लाता है, चेतन स्तर और अचेतन स्तर दोनों प्रकार पर, वो जो युक्तियां, जो तरीके हैं, जिस तरीके द्वारा उस संघर्षों से वो अपने आप को बचाता है, अपने ईगो को मेंटेन करता है, अपने अहम को बरकरार रखता है, उन सारी रक्षा युक्तियों को मेंटल मैकेनिज्म, मानसिक युक्तियां या डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षात्मक युक्तियां या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म,
अहम सुरक्षात्मक युक्तियां कहा जाता है। सो अर्थ की जहाँ तक बात की जाए तो मेंटल प्रोसेस फॉर सॉल्विंग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एट कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल इज नोन एज एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म और मेंटल मैकेनिज्म। ब्राउन के अनुसार मनोरचनाओं का अर्थ वे चेतन अथवा अचेतन प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा द्वंद्व को दूर किया जाता है या उसकी तीव्रता को कम किया जाता है। सो ये बहुत क्लैरिफाइड हुआ कि जैसे मैंने पहले भी बात करी कि चेतन स्तर पर समाधान करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें तर्क वितर्कों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अचेतन स्तर पर समाधान करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ तर्क काम नहीं करते, यहाँ व्यक्ति अपने अहम के रक्षात्मक सुरक्षात्मक उपायों को अपनाता है। डिफेंस मैकेनिज्म पद का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया। सिगमंड फ्रायड का आपके सामने एक फोटो रखा हुआ है। सिगमंड फ्रायड को हम लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, एक दो लेक्चर्स में हमने सुना है, समझने की कोशिश की है कि इन्होंने कुछ हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस की बात की थी और उनमें बताया था ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, और बाद में दोनों के बीच का सब कॉन्शियस पार्ट, चेतन अचेतन और अवचेतन। सो और इसके अलावा भी उन्होंने बात की थी ईड ईगो और सुपर ईगो की, इदम अहम और पराहम की, और उन्हें व्यवहार को समझाते हुए कहा था कि व्यवहार इन तीनों के बीच में अंतरक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म पद का सर्वप्रथम प्रयोग जो सिगमंड फ्रायड ने किया था, उनका ये कहना था कि एडजस्टमेंट का एक समायोजन का एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी भी सिचुएशन के कारण उत्पन्न दुश्चिंता, तनाव और टेंशन को कम करता है। ये कहना चाहते थे सिगमंड फ्रायड, और सिगमंड फ्रायड ने ये बात कही है कि डिफेंस मैकेनिज्म इज अ टाइप ऑफ एन एडजस्टमेंट इन विच इंडिविजुअल try to reduce his anxiety, stress and tensions which is produced by any of circumstances or situations. Defense mechanism are ways to behave or think to protect or defend ourselves from anxieties. चिंताओं से बचने का एक तरीका है। चिंताओं से बचें, चिंताओं से बचकर व्यवहार करें, चिंताओं से बचकर सोचें और अपने आप को उन चिंताओं से दूर रख पाएं। इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। How we distance ourselves from a full awareness of unpleasant thoughts, feelings and behaviors. किस प्रकार से हम पूर्णतः जागृत रहकर, अवेयर रहकर उन जो नापसंद की जो विचार हैं, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं और जो उचित व्यवहार नहीं है, उनसे अपने आप को किस प्रकार से बचा के रखें, इसे ही डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। In fact, defense mechanisms are used to protect ourselves from feelings of anxiety or guilt, which arise because we feel threatened or because our id or superego becomes too demanding. बड़ी अच्छी बात कही है इस सेंटेंस में कि जो अहम रक्षा युक्तियां या जो मनोरचनाएं हैं वो हमें दुश्चिंताओं से, अपराध भूत भावनाओं से बचाता है क्योंकि हमें वी फील थ्रेटन्ड, क्योंकि हम उससे डरते हैं, या ईड और सुपर ईगो की डिमांड्स बहुत बढ़ जाती है और उस डिमांड से बचने के लिए व्यक्ति डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। यह स्पष्ट हुआ डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट एट अनकॉन्शियस लेवल एंड हेल्प वार्ड ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग्स दैट इज एंजाइटी और मेक गुड थिंग्स फील बेटर फॉर द इंडिविजुअल। ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रक्षा युक्तियां हैं या मनोरचनाएं हैं, अहम रक्षा युक्तियां हैं, ये नेचुरल होती है और सामान्यतः व्यक्तियों में उपलब्ध होती है, लेकिन यदि इनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती है तो व्यक्ति स्नायु विकृति से गिर जाता है। स्नायु विकृति हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें दुश्चिंता के जो विभिन्न स्तर हैं, फिर दुर्बीतियां हैं या ऑब्सेशंस हैं, हिस्टीरिया है,
इस प्रकार की बीमारियां होती है। तो यहाँ बहुत स्पष्ट हुआ कि टू मच यूज ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, अहम रक्षा युक्तियों का अत्यधिक प्रयोग व्यक्ति को न्यूरोटिक टेंडेंसीज की तरफ ले जाता है, यह असामान्यता की ओर अग्रसित करता है। डिफेंस मैकेनिज्म या जो रक्षा युक्तियां हैं वो उत्पन्न क्यों होती है? सो दीज आर इन्वेंटेड बाय द ईगो टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। इदम और पराहम के बीच में एक जो संघर्ष है, उस संघर्ष को मिटाने के लिए ईगो जो रोल प्ले करता है, उसी कारण डिफेंस मैकेनिज्म उत्पन्न होती है। In fact, it is to put safeguard to the mind against feelings, thoughts which are too difficult for the conscious mind to deal or cope with. ये अपने मस्तिष्क को एक तरह से सेफ्टी का काम कराती है, सुरक्षा का काम कराती है। किससे सुरक्षा? उन भावनाओं से, उन विचारों से जो कि बहुत कठिन है। किस लिए कठिन है? कि हमारे चेतन स्तर पर हमारा मस्तिष्क उन सोच, उन भावनाओं के साथ कोप अप नहीं कर पाता, उनके साथ डील नहीं कर पाता। इससे उनको बचाने के लिए व्यक्ति जिन युक्तियों का सहारा लेता है, उसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म की दो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली: डिनाय, डिस्टोर्ट द रियलिटी। ये वास्तविकता, ये कहना चाहिए, ये वास्तविकता और को विकृत कर देती है। ये मानती है, स्वीकार नहीं करती, अस्वीकार्य करती है, यह उसको विकृत कर देती है। और यह अनकॉन्शियस लेवल पर काम करती है, जो एक तरह से एंग्जाइटी के खिलाफ अनकॉन्शियस स्तर पर काम करती है। दुश्चिंता के बिल्कुल अपोजिट में, दुश्चिंता को कम करने के लिए, उसको मिटाने के लिए ये कार्य करती है। एक और बात जो विशेषताओं में बताना चाहता था, वो स्पष्ट रूप से पहले की स्लाइड में बताया था मैंने कि रक्षा युक्तियां अचेतन स्तर पर काम करती है। इट ऑपरेट्स एट अनकॉन्शियस लेवल एंड दैट्स व्हाई दे आर सेल्फ डिसेप्टिव। वे आत्मभ्रामक होती है। इसके साथ ही डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्तियां वास्तविकता के प्रत्यक्षण को डिस्टोर्ट कर देती है, विकृत कर देती है, अतः वे चिंता को समाप्त कर देती है। रैथस और नेविड साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कहा द रियलिटी डिस्टोर्टिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द ईगो टू शील्ड इटसेल्फ फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ एंजाइटी, प्रोवोकिंग और ट्रबलिंग थॉट्स, इमोशंस एटसेट्रा। वास्तविकता को विकृत करने का कार्य, वास्तविकता की प्रत्यक्षीकरण को विकृत करने का कार्य डिफेंस मैकेनिज्म करती है। जो उन वास्तविकता के प्रत्यक्षीकरण जिसमें कि व्यक्ति के अंदर दुश्चिंता उत्पन्न होती है या कुछ परेशान करने वाले विचार या कुछ इस प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं, उन संवेगों से बचाने के लिए एक तरह से शील्ड का काम करती है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसा रॉथस एंड नेविड ने बताया। डेविसन और नील ने यह बताया, डिफेंस मैकेनिज्म आर द रियलिटी डिस्टोर्टिंग स्ट्रेटजीज अनकॉन्शियसली अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम एंजाइटी। हमारे अहम को दुश्चिंता से बचाने के लिए ये एक रियलिटी डिस्टॉर्टिंग स्ट्रेटजीज जो कि अचेतन स्तर पर काम करती है, इस प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट होती है। डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्तियां अपना काम करती है कि वास्तविकता को विकृत कर, अचेतन स्तर पर वास्तविकता को विकृत कर अपने ईगो को एंग्जाइटी से प्रोटेक्ट करने का कार्य रक्षा युक्तियां। फ्रॉयड की साइकोएनालिटिक थ्योरी, फ्रॉयड का मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, इट बिगन्स विथ फ्रॉयड बट वाज एक्सपांडेड अपॉन हिज डॉटर अन्ना। आपने अन्ना फ्रॉयड का नाम सुना होगा। नियो फ्राइडिज्म, जिस नियो साइकोएनालिटिक स्कूल जिसका की जनक कहा जाता है, ये फ्रॉयड की डॉटर थी, जिसको कि डिफेंस मैकेनिज्म का सबसे बड़ा एक्सपर्ट वर्ल्ड में माना जाता है। उसने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया, ज़्यादा अच्छी तरह से समझाया। वेज ऑफ कोपिंग विद डिफिकल्ट फीलिंग्स,
जो फीलिंग्स, जो भावनाएँ, जो हमारे विचार जो हमें तकलीफ़ देते हैं, उससे बचने का तरीका या योर माइंड वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किस प्रकार से तनाव का को से बचा जा सके, उसे डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। दीज आर लार्जली अनकॉन्शियस मेंटल स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और एंग्जाइटी। इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि ये अचेतन स्तर पर काम करने वाली ऐसी मानसिक योजना है जो संघर्ष को, जो दुश्चिंता को, जो तनाव के एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को कम करती है या समाप्त करती है। बच्चों, यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दो प्रकार की मेंटल मैकेनिज्म है। पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म, ये प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं वो मुख्य मनोरचनाएं होती हैं जो स्वतंत्र रूप से या तो मानसिक तनाव, संघर्ष एवं चिंता को दूर कर देती है या उसकी तीव्रता को कम कर देती है। ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म या मनोरचनाओं में मानसिक संघर्ष से उत्पन्न तनाव को कम करने की शक्ति होती है। इस श्रेणी में आने वाली मुख्य मनोरचनाएं रिप्रेशन, जिसे दमन कहा जाता है, रिग्रेशन, जिसे प्रतिगमन कहा जाता है, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है, रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण कहा जाता है, कन्वर्जन, रूपांतरण कहा जाता है, सब्लिमेशन, उदातीकरण कहा जाता है। ये सारी जो अभी मैंने नाम बताया, रिप्रेशन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन, कन्वर्जन, सब्लिमेशन, ये सभी प्रकार की मनोरचनाएं प्राइमरी है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली डिफ्यूज हो जाती है। ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से मानसिक संघर्षों को, मानसिक चिंताओं को, तनाव को समाप्त कर देती है या उन्हें कम कर देती है स्वतः। जबकि द्वितीयक मनोरचनाएं, जिसे गौण मानसिक मनोरचनाएं भी कहा जाता है, ये गौण मानसिक मनोरचनाएं, ये अप्रधान मनोरचनाएं, माइनर मेंटल मैकेनिज्म भी कहा जाता है, से तात्पर्य ऐसी मनोरचनाओं से होता है जो स्वयं मानसिक संघर्ष से उत्पन्न तनाव आदि को दूर करने की क्षमता तो नहीं रखती, किंतु इन तनावों को कम करने में वे मुख्यतः अन्य मानसिक मनोरचनाओं की मदद करती है। ऐसी मनोरचनाओं में डेनियल फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से पलायन, आइडेंटिफिकेशन आत्मीकरण, प्रोजेक्शन प्रक्षेपण, इंट्रोजेक्शन अंतःक्षेपण, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति, ट्रांसफेरेंस स्थानांतरण, फैंटेसी दिवा स्वप्न आदि सम्मिलित है। सो यहाँ सेकेंडरी जो मेंटल मैकेनिज्म है, दे आर नॉट एबल टू डिफ्यूजेज और डिक्रीजेज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंग्जाइटी एंड stress, but in fact they supports other mental mechanism to deal with these mental conflicts, anxiety and stress. तो एक तरह से जब हम मानसिक मनोरचनाओं की बात करें या अहम रक्षा युक्तियों की बात करें तो हमें यहाँ स्पष्ट होता है कि ऐसे तरीके जो अनकॉन्शियस स्तर पर हमारे लिए कार्य करते हैं, जो हमारे अहम को बचा कर रख पाए। एक तरह से कहना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने स्वयं को बचाने के लिए किस प्रकार के कितने बहाने बना सकते हैं, जिससे हमारे कितने तरीकों का यूज कर सकते हैं। वो सारे तरीके या साधारण शब्दों में ये कहना चाहिए बहाने, वो सारे इस चैप्टर का पार्ट है। इसलिए बच्चे, अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं और कोई बहाना बना रहे हैं तो इतने तरह के बहाने मुझे मालूम चल जाएंगे। जिसके अलावा अगर कोई बहाना है जो मुझे मालूम नहीं चलता है तो मुझे अच्छा लगेगा इस प्रकार का कोई बहाना। अन्यथा आप वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें। नेक्स्ट की दो क्लासेस में मैं, जो नेक्स्ट की क्लास है उसमें मैं प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म, दमन में क्या होता है, रिग्रेशन में क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, रेशनलाइजेशन में, कन्वर्जन में, सब्लिमेशन में, इसमें इन सब के अर्थ विथ एग्जांपल्स मैं आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा। और उससे अगली क्लास में मैं सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म की चर्चा करूंगा, जिसमें डेनियल फ्रॉम रियलिटी, आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, इंट्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, कंपनसेशन, ट्रांसफरेंस, फैंटेसी आदि की चर्चा करूंगा।
एक बात और स्पष्ट कर दूँ, बच्चों ये जितनी डिफेंस मैकेनिज़्म या मेंटल मैकेनिज़्म या ईगो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, इसमें से ऑब्जेक्टिव रूप में कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। एक आपको घटना दे दी जाती है, उसके बाद पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार की मेंटल मैकेनिज़्म रिफ्लेक्ट होती है, इसमें किस प्रकार की मेंटल मैकेनिज़्म का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार की अहम रक्षा युक्ति का प्रयोग किया जा गया है, इसको समझाएँ। तो इन शब्दों के अर्थों को समझना ज़रूरी है, इसलिए नेक्स्ट की क्लासेस में आप ज़रूर वीडियो को अच्छी तरह से कई बार देखें और समझने की कोशिश करें। हर बार की तरह आज भी मैं अपनी बात इसी बात के साथ समाप्त करूँगा कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, पढ़ाई संबंधी एकेडमिकली कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझाऊँ। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समाधान कर सकूँ और आपके स्वयं के ईगो को डिफेंड कर पाऊँ। इसी बात के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। बच्चों कल के लेक्चर में हम प्राइमरी मेंटल मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।